गया कि आपकी बार हमला किया तो शायद जो रहती सहती कसर थी वो भी निकल जाएगी। तो पहले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन एनालिस्ट, ये हम नहीं कह रहे, ये जो इंडियन एनालिस्ट कह रहे हैं इंडिया के अंदर बैठ के कि पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर चुका है और क्या कुछ हासिल कर सकता है, उसके बिहाफ पे ये पूरी डिस्कशन एक हुई। एक वायर एक वहां पे चैनल है, वहां पे एक इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इंडिया में यकीन माने ऐसे नहीं है कि सारे के सारे ही कोई वो गाँव मूतर टाइप लोग हैं, कुछ थोड़े से ऐसे भी हैं जो सेंसिबल गुफ्तगू भी करते हैं। इसी तरह की गुफ्तगू थी, जैसे कुछ अहम पॉइंट्स निकल के सामने आए, वो डिटेल से आज आपको बताएंगे अपने इस पहले टॉपिक में। अब फर्क है, पहली बात तो ये है कि इस इंटरव्यू की तरफ तो आएंगे, ज़ाहिर है वो बड़ा आंखें खोलने वाला इंटरव्यू था और इंडियन के लिए बिलखसूस, और उससे इंडियन के अंदर बहुत बड़ी डिबेट भी स्टार्ट हो गई है कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है और हम अगर पाकिस्तान के साथ जंग में जाते हैं तो इंडिया को क्या नुकसान होगा, उस तरफ तो आएंगे। लेकिन पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अभी टल ही नहीं है। ये जंग किसी वक्त भी दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अब हो सकता है इसको महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि ये 2027 में होगी, उसके बाद दोबारा इंडिया तकरीबन 1.5 साल लगाएगा और 1.5 साल बाद जाके 2027 में फिर उसी तरह अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में ये गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये हमेशा इसी तरह किया जाता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ की है तो इन्हीं महीनों के अंदर की जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का बजट जो है वो जून में पास होना होता है, तो उससे पहले पहले इंडिया पाकिस्तान के बजट को, पाकिस्तान की सारी इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के लिए सब कुछ करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह किया जाता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है उनका अपना जो उनका सिस्टम है उसके मुताबिक उसकी रीडिंग ये है कि 1.5 साल बड़ी दूर की बात है, ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तानी फौज ने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है, बल्कि वो पॉलिटिकल अफेयर से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को वहां से निकाल के सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे फोकस करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान फौज जो है दिन रात सिर्फ एक ही काम कर रही है कि हमने इंडिया का मुकाबला कैसे करना है और सरहदों पे कैसे करना है, उसके मुल्क के अंदर हमने किस तरह जाके अपने आप को बचाना है, ताकि वहाँ पे जो वो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको मैसेज दिया जाए कि भाई आप अपनी हुकूमत को समझाएं, आप अपने मीडिया को समझाएं, पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है। तो एडवोकेसी इंडिया के अंदर है। फिर उनकी फौज को समझाना कि आप बिला वजह एक दूसरा न्यूक्लियर कंट्री के साथ लड़ेंगे तो फायदा कोई नहीं है। तो पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए अपने आप को दोज़ख में ना धकेलें, कोई फायदा नहीं आपको। तो हर सतह पे पाक फौज ने फैसला किया है कि हमने इंडिया का मुकाबला करने, लिहाजा वो पॉलिटिकल अफेयर से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं गंडापुर साहब का इशू है, पाकिस्तान तहरीक साहब का इशू है, देख लें फौज की तरफ से कोई रिस्पांस आपको नहीं आता हुआ नजर आएगा और ये आना फ्यूचर में भी आप देखिएगा नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह एक फौज ने अपने आप को साइड लाइन करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस कर लिया। तो जंग हो सकती है, तो तैयारी भी शुरू हो गई और तैयारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इंडिया के अंदर भी हो रही है। अब इस तरफ आते हैं हम, ये जो वायर का इंटरव्यू है वो ज़ाहिर आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अजय साहनी उनका जो बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है वो है, और अपरावीन साहने जो दूसरा बड़ा इंटेलेक्चुअल भी है और उसका अपना चैनल भी है और बंदा भी बड़ा समझदार है और बड़ी न्यूट्रल बात करता है। और पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों जगहों पे बड़ा सीरियस लिया जाता है। बल्कि आपने तो कोशिश भी की थी कि उसका इंटरव्यू किया जाए, तो उसने कहा क्यों भाई मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे तो इंडिया के अंदर वैसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो मैंने अगर आपको इंटरव्यू दे दिया तो यहाँ तो मेरे पुतले जला देंगे, मेरे घर पर हमला कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं उसको बड़ा, इस बंदे को पसंद करता हूँ, बल्कि पाकिस्तानी और सारी इंटेलिजेंसिया जो पाकिस्तान की वो इसको बड़ा पसंद करती है, न्यूट्रल व्यू होता है उसका और अच्छा भी होता है। तो परवीन साहनी और अजय साहनी ने इंटरव्यू दिया और उसमें 2 उसके ज़्यादा पार्ट्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। वैसे इंटरव्यू बहुत लंबा है। एक तो उसने ये बताया कि ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को डराया जाए, लेकिन पाकिस्तान डरा नहीं है, उल्टा उसने इंडिया को डरा दिया। और साथ साथ उसने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी ये सुनता रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान को दबाया और पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान अब टूट जाएगा, पाकिस्तान तब टूट जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन आज तक ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका और ना ही पाकिस्तान कभी डरा और ना ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, बल्कि वक्त के साथ साथ वो मजबूत होता चला जा रहा है। और हर जंग में, हर मौके पे पाकिस्तान ने ठीक ठाक टक्कर दी इंडिया को। और हम जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा मुल्क है हम, तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन छोटे मुल्क ने हमेशा बराबर की टक्कर दी। तो ये उसने तस्लीम किया। दूसरा उसका ये कहना था कि ये जो ड्रामा किया गया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक का, इसका मकसद सिर्फ इंडियन आवाम जो है उनको राजी करना था, उनको खुश करना था और उनके दिल में हुकूमत की एक कदर बढ़ानी थी। तो ये लोकल कंजम्पशन के लिए था, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए नहीं था। तो आवाम को बड़ा पसंद आया, उन्होंने ये टारगेट जो मोदी ने वो अचीव कर लिया कि देखें जी हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर लिया। बस बाकी चीज़ों के बारे में ना इंडियन सोचते हैं ना उनको परवाह है, और बाहर की दुनिया जो है वो क्या सोचती है वो मोदी साहब को परवाह नहीं है। तो ये उसने कहा। इसके साथ साथ उसने कहा जी कि देखें जो डेटरेंस है ना उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अमन होना चाहिए मुल्क के अंदर। अगर अमन नहीं होगा तो इंडिया जो है डेटरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकेगा। दूसरा ये है कि आपको ताकतवर होना चाहिए, ताकतवर बनेंगे तो फिर जाके आप कुछ कर सकेंगे। लेकिन हालात ये साबित करते हैं कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में ताकतवर नहीं है, पाकिस्तान हमारे बराबर का मुल्क है और डेटरेंस जो है ना इंडिया क्रिएट नहीं कर सका, यानी पाकिस्तान के दिल में खौफ नहीं बिठा सका। और उसकी मिसाल उसने ये दी कि अगर इंडिया मजबूत होता
और ताकतवर होता और उसने पाकिस्तान को यरकाने में डराने में वो कामयाब हो चुका होता तो फिर एलओसी ना होते। हाँ जी। अब अगर एलओसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान फिर हमारा बराबर की टक्कर है वो, क्योंकि एलओसी नहीं तो हम एलओसी तोड़ के तो जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब हम नहीं कर सके और वहाँ पे एलओसी बनी हुई है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान मौजूद है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एलओसी क्रॉस कर सकें, तो इसका मतलब पाकिस्तान फिर हमारे बराबर का मुल्क है और बड़ा टक्कर का मुल्क है। हमें पता है कि अगर हमने एलओसी तोड़ी या उसको वायलेट किया या पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो हमारा मुंह तोड़ दें। तो ये उसने कहा कि ये सारी चीज़ें, इसके कुछ और भी पहलू हैं जिसकी तरफ हमें नज़र डालना चाहिए। तो उसका कहना था कि ये एक तो मकसद इसका ये था कि आवाम को मुतमईन किया जाए, वो मुतमईन हो गई हैं, पाकिस्तान को डराना मकसद था जिसमें हम फेल हो गए हैं, और साथ साथ ये है कि पाकिस्तान हमारे बराबर का मुल्क है, बराबर के टक्कर का मुल्क है और इस चीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए। हमें ज़्यादा पंगेबाजी पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, परवीन सानी साहब का मानना ये बड़ा स्ट्रांगली और बड़े अरसे से वो कहते आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से मुकाबला करना है तो पहले अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करो, फौज को ट्रेंड करो, क्योंकि उनका मानना ये है कि आपकी फौज उस लेवल पे नहीं है जो पाकिस्तानी फौज है। जो पाकिस्तानी फौज है, और जब आपकी फौज इस लेवल पे नहीं है तो पाकिस्तान को अपडेटर कैसे कर सकते बल्कि वो बात एक मैं उसे देख रहा था एक व्लॉग, उसके अंदर उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फौज है वो मुसलसल प्रैक्टिस कर रही है, वो एक हालत जंग में है, पिछले 30-40 साल से उसकी प्रैक्टिस हुई है। इंडियन फौज जो है उसकी उसने कोई जंग नहीं लड़ी और वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तो इसलिए जब उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म का मुंह तोड़ जवाब देता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। तो हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। वो ये भी कहता है हम तो जहाज ही पाकिस्तान के साथ टेस्ट करते हैं और उसमें मार खा जाते हैं। तो बहरहाल एनी हो, और दूसरा जो उसका मौजूद था उसने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। उसने कहा जो चाइना का एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है जिसको DF-17 कहते हैं, ये मिसाइल सिस्टम है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलता है। और उसने कहा इसकी मार जो 1800 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है और ये शॉ करके गोली की स्पीड से, यानी कि आप समझो कि जैसे गोली की स्पीड होती है ना वो भी आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो ये सुपर सोनिक मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है। हाँ, इसे रोकना डिफेंस सिस्टम में बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है हाँ, कि जो आपका S-400 हो या कोई भी आप अच्छे से अच्छा सिस्टम ले आए तो इसकी स्पीड इतनी होती है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, वो अगर बता भी देगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इतनी इतनी इसकी स्पीड होती है कि जब तक आपने बंदोबस्त करना है इसका, ये आपको टकरा जाएगा अगर ठा करके। तो उसे बताया कि चाइना ये पाकिस्तान को दे रहा है और ये ऐसा एक हथियार है कि अगर पाकिस्तान के पास आ गया तो इंडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। साथ साथ उसे इससे पहले बताया हुआ था, ये वही बंदा जिसने प्रवीण साहा ने जिसने ये बताया था कि पाकिस्तान के पास J-35 आ रहे हैं, चाइना उसको दे रहा है। फिर HQ-19 जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वही पाकिस्तान के पास आ रहा है। फिर KG-500 है, अवैक्स है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, वही पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो साथ अब उसने ये बता के DF-17 का पूरे इंडिया को यरका दिया है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो अगर तो हमने पाकिस्तान को रोकना है तो फिर हमें चाहिए कि जल्दी रोक लें ताकि ये सारे सिस्टम इसके पास ना आए। तो मैंने पहले आपको कहा ना कि अफवाज पाकिस्तान का ख्याल ये है कि किसी वक्त भी इंडिया हम पे हमला कर सकता है, तो हमें एक आंख खुली रख के जागना चाहिए, सोना चाहिए। उनका एक व्यू ये भी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तो रीइंफोर्स पीछे से कर रहा है चाइना, और चाइना का बॉर्डर लगता है बिल्कुल साथ है, और इंडिया को जो भी खरीदना है, जो भी करना है, वो दूर से लाना है और खरीद के लाना है और उसे इंटीग्रेट करना है। जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा उसकी नो हाउ बढ़ी हुई है, तो पाकिस्तान को एज बहुत ज्यादा है। और मजे की बात है कि DF-17 मिसाइल सिस्टम जो है ये मोबाइल है, ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई एक लॉन्चिंग पैड नहीं चाहिए कि परमानेंट लॉन्चिंग पैड नहीं चाहिए, कहीं से आपने चलाया और उसके बाद गाड़ियों पर आके आगे ले गए और किसी और जगह से चला दिया। एग्जैक्टली। और होता ही है कि जब आप मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर देते हैं तो उसकी लोकेशन आ जाती है, तो उसके बाद दुश्मन उसी जगह पे हमला करता है। तो ये हमला करने के बाद वहां से खिसक जाएगा, तो आप हमला करते जाएं, क्या फर्क पड़ता है उससे? लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने इस मरतबा यही किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे मिसाइल मारे थे ना, आपने देखा वो उनके साथ गाड़ियां खड़ी थी। हाँ जी, फतेह 1 फतेह 2 उनसे लॉन्च हो रहे थे, वो गाड़ियां आगे निकल जाती हैं। बल्कि बड़ी मजे की बात है कि जो हमारा एयरफोर्स का सिस्टम है ना, वो भी गाड़ियों के ऊपर है ज़्यादातर। उन्होंने किसी एक जगह नहीं रखा हुआ, गाड़ियों के ऊपर है और वो गाड़ियों के जरिए कभी यहाँ से ऑपरेट होता है, कभी वहाँ से ऑपरेट होता है। लो लब लो। तो पाकिस्तान ने भी बड़ा कमाल किया वैसे यार। इंडिया के सारे फिक्स पॉइंट थे, पाकिस्तान का मूविंग था क्या मार लो तलाश कर लो जहाँ से भी है। और दूसरा ये है कि पहले सिस्टम बहुत ज़्यादा थे, अगर खुदा ना खासा एक हिट होता तो पाकिस्तान के पास और बहुत ज़्यादा है, वो वहीं से दूसरी साइड से एक्टिव कर लेते। तो बड़ा मजे का सिस्टम है यार, मुझे देखने का मौका मिला है तो मैं वैसे कायल हो गया हूँ पाकिस्तानी सलाहियत का। पहले हम ये अपने आप को वैसे ही हम समझते थे, साथ कंट्री का शिकार है ना जी, गरीब मस्कीन मुल्क है ना जी, मेंटालिटी बदल गई। लेकिन अब उसके बाद जो मुझे पता चला कि यार ये नहीं, ऐसी मसला नहीं है, ये हैं बड़े कारीगर हम लोग, लेकिन हमने सीने के साथ लगा के रखा हुआ था, कानों कान खबर नहीं हुई। वो इंडिया क्या पाकिस्तानी को नहीं पता था, नहीं पता था। आप देखें कि आपके फील्ड मार्शल को और एयर चीफ को अगर अमेरिका बुला रहा है तो ऐसे नहीं बुला रहा, वो साफ लगाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, उनके पास है क्या क्या ठीक। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी मुझे लगता है कि शायद यही जो खबरें हमने आपको दी हैं इसी का कुछ रिजल्ट है कि इंडिया को ये एहसास हो गया है, ये एक व्यू है। और इसके ऑपोजिट दूसरा व्यू है कि शायद वो दोबारा कोई शरारत कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के सामने आए हैं कि लग ऐसे रहा है कि इंडिया जैसे 16 की तरफ जाना चाह रहा है और वो जंग मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, शायद उनकी इकोनॉमिकल हो या मजीद आपको इस चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, डिटेल से आपको बताते हैं, जिससे फील ये आती है कि जैसे इंडिया कुछ बंदे का बच्चा शायद बन गया। नहीं, वो चाणक्य था ना जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहा था कि हुकूमत करने का क्या तरीका है, और ये पेस है इंडियन सफारतकारी की और इंडियन फ़िलासफ़ी की और इंडियन डिफेंस की। और चाणक्य का बड़ा मशहूर फ़िक्र है, उसने कहा था कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी।
अच्छा, ये उसका है। ये उसका है ना। तो उसने कहा जी आप सामने जब भी मिले तो राम 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 करते रहें, प्रणाम करते हैं, खिदमत करते हैं, ही करें, और साथ आपकी बगल के अंदर छुरी होनी चाहिए, और जो ही बंदा आपकी बगल की हो तो बगल से छुरी निकाल के पीछे से छुरा घोंपते हैं उसको। ठीक। तो इंडियन फिलॉसफी यही है कि दिखाओ कुछ और करो